तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यूपीएससी जो है हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ही लेता है जो कि हर कहीं से उन्होंने उठाया होता है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वो उठाया होता है कुछ इस तरीके के आर्टिकल से जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है डाउन टू अर्थ पे कि सेव अफ्रीकाज फॉरेस्ट एलिफेंट्स इफ यू वांट कॉन्गो रेन फॉरेस्ट टू कंटिन्यू कैप्चरिंग कार्बन। ये मेरे ख्याल से यहाँ से इस लेक्चर से आपका एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अगले 1-2 साल में। इसमें हम ना सिर्फ अफ्रीकन एलिफेंट के रोल को पढ़ेंगे बल्कि अलग-अलग एलिफेंट्स के आईयूसीएन स्टेटस वगैरह को स्टडी करेंगे। एलिफेंट के बेसिक फीचर्स को भी देखेंगे और पीवाईक्यू कैसे एलिफेंट से रिलेटेड पूछा गया है उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे माइक प्रोग्राम हो गया, राइट, और आपका ईटीआईएस हो गया एंड देन योर प्रोजेक्ट रीहैब हो गया और केवीआईसी हो गया। इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। और केवीआईसी ने एक काऊ डंग से पेंट भी बनाया है। उन सब चीज़ों को इसी एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपका लेक्चर रहने वाला है। हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स है ये क्लाइमेट चेंज से डील करने में एक बहुत बड़ा हमारा मददगार साबित हो सकते हैं। देखो रिसेंटली क्या रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि अगर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स ये जो एक की रोल प्ले कर रहे हैं आपके फॉरेस्ट क्रिएट करने में अफ्रीकन एरिया में, स्पेशली जो आपका कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट एरिया, अगर ये वहां से एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी होगी, कार्बन कैप्चर की कैपेसिटी होगी, ये 6 से 7% डिक्लाइन कर जाएगी। और ये एक तरीके से एक पॉजिटिव फोर्सिंग के तौर पे काम करेगी क्लाइमेट चेंज के लिए। पॉजिटिव फोर्सिंग वो फोर्सिंग होती है जो क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा बढ़ावा दे। नेगेटिव फोर्सिंग वो फोर्सिंग्स होती है जो क्लाइमेट चेंज को कम करे। ये कंफ्यूज नहीं करना है, प्री में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। और ये किस तरीके से कार्बन कैप्चर में मदद करते हैं? देखो नॉर्मली जो भी आपका फॉरेस्ट होता है उसमें दो तरीके के आपके पेड़ पौधे होते हैं। कुछ होते हैं लो कार्बन डेंसिटी के, कुछ होते हैं हाई कार्बन डेंसिटी के। फॉर एग्जाम्पल आपका ओक जो है, ये आपने बहुत डेंस ओक की लकड़ी, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत हार्ड ओक की लकड़ी आपने देखी होगी, राइट। तो इनमें जो है कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हाई कार्बन डेंसिटी वाले पौधों की दिक्कत यह है कि ये स्लो ग्रो करते हैं। और स्लो ग्रो करने की वजह से, राइट, ये जो लो कार्बन डेंसिटी वाले पौधे होते हैं जो कि कम कार्बन कैप्चर करेंगे, ये इनके मुकाबले ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और अगर ये ज्यादा ग्रो करेंगे तो जो जो भी आपकी फॉरेस्ट की कैनोपी होगी, ऊपर का जो फॉरेस्ट का एरिया होगा, ये लो कार्बन डेंसिटी वाले पौधे ही कैप्चर कर लेंगे। और नीचे जो ये स्लो ग्रो करने वाले पौधे हैं इनको आपकी सनलाइट नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से आपके हाई कार्बन डेंसिटी वाले पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसी का सॉल्यूशन देते हैं आपके अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स। ये क्या करते हैं, ये लो कार्बन डेंसिटी वाले पौधों को उखाड़ फेंकते हैं और जो वहाँ पे एक तरीके से जो श्रब्स वगैरह उगी होती है इनका भी ये वहाँ पे इलाज कर देते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो हाई कार्बन डेंसिटी वाले पौधे हैं उनके लिए जो एक कंपिटिटर का काम कर रहे थे लो कार्बन डेंसिटी वाले पौधे, इनका साइज या फिर इनकी हाइट ये रिड्यूस कर देते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स, क्योंकि ये खाते हैं एकदम सॉफ्ट फूड और सॉफ्ट फूड इनको मिलेगा इन पौधों से, राइट। सो इस तरीके से जो हाई कार्बन डेंसिटी वाले पौधे हैं ये काफी ज्यादा कार्बन कैप्चर कर पाते हैं। ये है इनका रोल इन क्लाइमेट चेंज। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यही नहीं रुकना है दोस्तों, हमने एलिफेंट के कुछ बेसिक फीचर्स को देखना है। हमने देखना है कि कैसे एलिफेंट्स एक की स्टोन स्पीशीज मानी जाती है। की स्टोन स्पीशीज यूजुअली वो स्पीशी होती है आपके आपके क्या बोलते हैं, जो भी आपका इकोसिस्टम होता है। इमेजिन करो कि आपका इकोसिस्टम एक आर्क की तरह है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। यहाँ चूहे बिल्ली भी होंगे, यहाँ पे ग्रास लैंड भी होंगे, यहाँ पे कोई और चीज भी होंगे। कोई ऐसी स्पीशी होती है एक इकोसिस्टम में जो कि यहाँ एकदम की स्टोन ऑफ आर्क की तरह बैठी हुई है, राइट, एक की स्टोन की तरह बैठी हुई है। अगर ये स्पीशी गिरी तो ये पूरी आर्क गिर जाएगी, मतलब पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो की स्टोन स्पीशीज आर नॉट द फाउंडेशन स्पीशीज, दे आर द दे आर द टॉप मोस्ट स्पीशीज, राइट। या फिर टॉप में बैठी हुई है एक आर्क के बिल्कुल बीचों बीच एक की स्टोन की तरह बैठी हुई है। अगर वो स्पीशी हटी तो पूरी आर्क गिर जाएगी। और ये कीस्टोन स्पीशी का रोल किस तरीके से प्ले करते हैं
एलिफेंट, ये हम यहाँ पे अभी देखेंगे। नंबर वन, ड्राई सीजन के टाइम पे एलिफेंट्स क्या करते हैं, एलिफेंट्स अपनी सूंडों के माध्यम से वाटर डिग कर लेते हैं। और ड्राई सीजन में इसी वजह से एलिफेंट, क्योंकि अपने लिए पानी क्या बोलते हैं, जमीन से खोद लेते हैं कई जगह, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे तेराई एरिया में होगा तो वहां अपनी सूंडों के माध्यम से अपने लिए पानी निकाल लेते हैं। और ये पानी अदर एनिमल्स के लिए भी एक एक मील का पत्थर, एक जीवनदायी चीज साबित होती है। दूसरी बात कि जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं, ये एक तरीके से वेजिटेशन को खा जाते हैं और एक तरीके से गैप क्रिएट कर देते हैं वेजिटेशन खा करके। इससे क्या होता है कि जो नए प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं, और जो जो अदर स्मॉलर एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक एक मूवमेंट के लिए पाथवे क्रिएट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये एलिफेंट्स प्रेजेंट नहीं हुए तो ये सारे फंक्शन नहीं होंगे। इंपॉर्टेंटली जो सवाना एलिफेंट्स है, जो ग्रासलैंड के सवाना एलिफेंट्स हैं, ये ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट करने में बड़े योगदान देते हैं, क्योंकि जो भी पौधा वहां पे ग्रो करने की कोशिश करेगा उसे एलिफेंट खा जाएगा। तो ये एक तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज कंसीडर की जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर। इसके अलावा हमें अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के दो टाइप हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और एक हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। एशियन एलिफेंट्स नॉर्मली सारे एलिफेंट्स, चाहे वो इंडियन एलिफेंट हो चाहे सुमात्रान एलिफेंट हो, ये आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी में मिलेंगे। तो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में डिफरेंस यही है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है ये एक लार्ज ईयर वाला, लार्ज बॉडी और लार्ज, इनके कान का साइज भी लार्ज होता है, राइट। एंड दे हैव टू फिंगर्स फॉर ग्रास्पिंग। ये जो इनके टंग की टिप है, इनके पास दो इस तरीके के टू फिंगर्स रहते हैं, राइट। सो ये, लेकिन जो एशियन एलिफेंट्स हैं, राइट, इनमें नॉर्मली आपके राउंडेड ईयर पाए जाते हैं और स्मॉल इनका साइज होता है। और ग्रास्पिंग के लिए, राइट, जो ये घास खाएंगे, इनकी सूंडों के बीच में सिर्फ नॉर्मली एक फिंगर पाई जाती है, राइट। सो ये इनकी खासियत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, ये खासियतें अगर मतलब साइज कम से कम याद रख लेना, अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट से बड़ा है, ऐसे करके याद कर लेना, सिंपल बात। इंपॉर्टेंट बात ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु, मैंने एक न्यूज आपको ऑलरेडी बता दी, दूसरी यहाँ पे बता रहा हूँ। 25 मार्च 2021 की रीसेंट न्यूज है, एक साल पहले रीसेंट ही होता है, राइट। इसमें क्या बताया गया कि अफ्रीकन एलिफेंट की दो स्पीशीज ऐसी है जिनका आईयूसीएन स्टेटस को डाउनग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड नहीं बोलेंगे, डाउनग्रेड कर दिया गया, राइट। अब जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, फॉरेस्ट एलिफेंट याद रखना है, अफ्रीकन दो तरीके के एलिफेंट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक है आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो कि ब्लैक कलर का होता है, एक होता है आपका अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, राइट, सवाना एलिफेंट। जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं ये अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए हैं, जिनकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जो कि आपके कॉन्गो बेसिन में पाए जाएंगे, जो कि फॉरेस्ट क्लियर करने का काम कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट एलिफेंट अब जो है एक्सटिंक्शन के इतने कगार में आ गए हैं कि ये अब क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्टेटस में आ चुके हैं। और जो सवाना एलिफेंट है ये भी अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। रीसेंट, ये अभी अभी की रीसेंट ये न्यूज है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, 2020 में पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इंपॉर्टेंट बात, अगर इंडिया में आप एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग देखो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंडक्ट करवाती है, 2017 की अगर सेंसस देखो तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा आपके फॉरेस्ट जो एलिफेंट है वो पाए जाते हैं, उसके बाद आसाम और उसके बाद केरला, राइट। ये नंबर अभी भी इसी तरीके से बने हुए हैं, कोई चेंज इसमें नहीं है। पीवाईक्यू के बेसिस पे, इसी पीवाईक्यू के बेसिस पे फ्यूचर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमें वो आंसर जरूर देंगे। कुछ कंजर्वेशन इनिशिएटिव आपको याद रहने चाहिए। पहला तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो आप पढ़ते ही हैं, राइट, नॉर्मली पढ़ते हैं। ये एक तरीके से फंडिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1992 में शुरू किया था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात, माइक प्रोग्राम याद रखना है, ये आपके साइट्स का प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसमें क्या होता है कि माइक प्रोग्राम के तहत जो ये साइट्स हैं, राइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो ये साइट्स कन्वेंशन है, राइट, इसकी जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसके तहत जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, ये
एलिफेंट्स के कार्केसेस, जो इनके कंकाल बचे होते हैं, उनको काउंट करते हैं और इसके बेसिस पे ये मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पोचिंग हो रही है, कहाँ पे कम पोचिंग हो रही है। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पोचिंग वगैरह। और इसी के लिए इन्होंने एक सिस्टम भी बनाया हुआ है, ETIS। याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये भी साइट्स का ही एक सिस्टम है। एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1997 में ही ये भी इस्टेब्लिश किया गया। आप बताएंगे मुझे कि 1997 में जापान के एक शहर के नाम पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी पहले साइन हुआ। आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जिसके तहत हमने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अपनाया था, राइट। ये प्रोटोकॉल का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स है, माइक जो प्रोग्राम है, इसी का एक सिस्टर प्रोग्राम है आपका एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम में, इस पोर्टल में कहाँ-कहाँ पे कितना इल्लीगल एलिफेंट का ट्रेड हो रहा है, उस सबको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। याद रखना, आपके क्वेश्चन में बन सकता है। अब आता है इंडिया में। अगेन ये 2021 का ही आपका प्री का, राइट, 2021 की ही न्यूज़ है। और 2022 में मैं बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गया था कि क्यों ये प्रोजेक्ट रीहैब वहाँ पे अपीयर नहीं हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट था गुरु कि बहुत बारी ये आपके न्यूज़ में रहा। ये KVIC का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रीहैब। ये एलिफेंट और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बनाया गया है। होता क्या है कि इसमें प्रोजेक्ट रीहैब के तहत बी फेंसिस क्रिएट की जा रही है, हनी बीज की फेंसिस क्रिएट की जाएगी, राइट। जो जो आपके एलिफेंट के, मतलब जहां जहां पे, मान लो ये आपका गांव की बाउंड्री है और यहाँ से एलिफेंट अगर एंट्री कर रहे हैं, तो KVIC क्या करेगी, यहाँ पे हनी बीज के बॉक्सेस इंस्टॉल कर देगी और इनको स्ट्रिंग्स से बांध देगी। जैसे ही एलिफेंट इन स्ट्रिंग से, इन तारों से टकराएगा, ये हिल जाएंगे बॉक्सेस और यहाँ से हनी बीज निकलेगी और वो एलिफेंट को स्टिंग कर देगी और एलिफेंट वहां से दूर भाग जाएगा। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब चलाया गया है KVIC के द्वारा। और इसकी कॉस्ट इतनी कम है, 15 लाख रुपए पे सिर्फ ये चलाया जा रहा है आपका। और रिसेंटली ये आपके कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क के आसपास जो है, नागरहोल नेशनल पार्क जो आपके कर्नाटका में पाया जाता है, इसके आसपास जो है आपके प्रोजेक्ट रीहैब चलाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, आपसे वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस इज द नेशनल पार्क वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट रीहैब वाज इनिशिएटेड बाय KVIC, द नेशनल पार्क बीइंग मेंशन्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना, दैट इज नागरहोल नेशनल पार्क। अ सब मिशन अंडर KVIC नेशनल हनी मी, जो KVIC का नेशनल हनी मिशन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि नेशनल हनी मिशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो ये KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, राइट। और इसके तहत हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि नाइट का सुपरविजन भी रखा जा सके। और KVIC के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो याद रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पिछले साल जिस तरीके से आपके कॉफी बोर्ड पे या टी बोर्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वैसे ही KVIC पे अगर इस बार क्वेश्चन पूछे तो चौंका मत जाना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका जो मेन काम है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है बाय इस्टेब्लिशिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस स्केलेबल आर्टिकल्स फ्रॉम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, है ना। और एक सेल्फ रिलायंस एमंगस्ट पुअर कम्युनिटी ये क्रिएट करना, ये भी इसका काम है। तो इन अ नटशेल ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का काम करती है। ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली, ये 2022 की ही न्यूज़ है, खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया था गोबर से। काऊ डंग से एक पेंट बनाया गया था, खादी प्राकृतिक पेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये भी KVIC ने ही डेवलप किया है, याद रखना, ये CSIR ने बनाया नहीं है, राइट। ये KVIC ने ही डेवलप किया हुआ है। और खादी प्राकृतिक पेंट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेंट। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी आपकी पाई जाती है। आई होप ये जो है आपके एक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने ये बनाने की कोशिश की थी। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक सपोर्ट के तौर पे या फिर इन एफर्ट्स के रिकग्निशन के तौर पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेसिकली शेयर कर सकते हैं लेक्चर को। अगर आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अन अकेडमी पे आप मुझसे स्टडी कर सकते हैं फॉर फ्री। फ्री मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं डेली सुबह, राइट। टाइमिंग मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइमिंग चेंज हो जाती है। फ्रीली आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप द यूपीएससी हब
ये आप टेलीग्राम पे सर्च करो तो आपको मेरा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि, टेक केयर, बाय बाय, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल।